अभी गोली चलाने के लिए काफ़ी दिवा प्रकाश बचा हुआ था जब पूर्णिमा से एक दिन बाद का चाँद मेरे पीछे की तरफ नेपाल की पहाड़ियों पर उदित हुआ और सारे पर्वतीय पार्श्व को अपने चमकीले प्रकाश से शराबोर कर दिया। पिछली रात की वर्षा ने धूल और धुएं से वातावरण को स्वच्छ बना दिया था और चांद निकले 1-2 मिनट ही हुए थे, पर रोशनी इतनी अच्छी थी कि कोई 150 गज दूर गेहूं के खेत पर चल रही मादा सांभर और उसका बच्चा भली भांति दिखाई दे रहे थे। मारा हुआ करड़ा सीधा मेरे सामने ऊपर लगभग 20 गज की दूरी पर था और जिस पथ से मैं शेरनी के आने की आशा कर रहा था वह उससे 2 या 3 गज और पास था। इसलिए इतनी दूरी से मुझे उस पर गोली चलाने का मौका आसानी से मिल जाना चाहिए, जिस पर शेरनी को मारने में चूक जाना असंभव था, बशर्ते कि वह आए, और ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चांद को निकले हुए 2 घंटे हो चुके थे और सांभर मेरे वृक्ष से 50 गज के अंदर आ चुका था। तब गांव से ठीक ऊपर पहाड़ पर काकड़ बोलने लगा। काकड़ को बोलते हुए कुछ मिनट ही हुए होंगे कि एक चीख, जिसका बहुत अपर्याप्त रूपेण से वर्णन दिया जा सकता है, एक लंबे बाहर की तरफ खिंचे स्वर में डूबती हुई गांव की ओर से और सुनाई पड़ी। यह चीख इतनी अचानक और इतनी अप्रत्याशित थी कि बिना इच्छा किए वृक्ष से नीचे फिसलकर एकदम गांव की तरफ दौड़ पड़ने के लिए मैं उठ खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे मन में यह विचार कौंधा कि नरभक्षी मेरे किसी आदमी को मार रहा है। फिर दूसरे ही क्षण यह विचार आया कि मुझे याद है कि वृक्ष के पास से गुजरते हुए मैंने एक एक करके उन्हें गिना था और अपने पड़ाव में लौटने के रास्ते पर जाते हुए उन्हें दृष्टि से ओझल होते हुए यह देखने के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया था कि एक साथ मिले रहने के मेरे अनुदेशों का वे पालन कर रहे हैं या नहीं। चीख मरणांतक पीड़ा में फंसे हुए किसी व्यक्ति की हताशा भरी चिल्लाहट थी और तर्क बुद्धि ने प्रश्न किया कि जनशून्य पड़े गांव में ऐसी आवाज किस तरह से आई होगी। यह मेरी कल्पना की बात नहीं थी, क्योंकि काकड़ ने इसे सुना था और एकदम बोलना बंद कर दिया था और सांभर भाग गया था। 2 दिन पहले जब मैं आदमियों के साथ गांव में गया था, मैंने एक बात कही थी कि वे अपनी संपत्ति ऐसे खुले दरवाजों के पीछे छोड़कर जाने पर भी बड़े आश्वस्त लग रहे थे, जिन्हें बंद तक नहीं किया गया था या चिटकनी भी नहीं चढ़ाई गई है। तो प्रधान ने उत्तर दिया था कि हमारा गांव चाहे वर्षों तक बिना रहने वालों के खाली पड़ा रहे तो भी हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम पूर्णागिरि के पुरोहित हैं और हमें लूटने की बात कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। उसने यह भी कहा था कि जब तक यह शेरनी जिंदा है तो अन्य 100 आदमियों के मुकाबले में यही उनकी संपत्ति की ज़्यादा अच्छी तरह से रखवाली, यदि रखवाली की ज़रूरत भी हो, करने वाली है, क्योंकि इस सारे देहात में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो किसी भी प्रयोजन से इस गांव में चारों तरफ इसे घेर रहे घने जंगलों से होते हुए घुसने की हिम्मत करेगा, यदि उसके साथ रक्षा करने के लिए मैं नहीं रहूंगा, जैसा कि उनके साथ हुआ था। यह चीख दोहरा ही नहीं गई थी और चूंकि ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कर पाता, इसलिए फिर अपने रस्सियों वाले आसन पर बैठ गया। 10 बजे रात एक काकड़ जो निचले सिरे वाले खेतों में गेहूं की ताजा फसल खाने में लगा हुआ था, बोलता हुआ तेजी से भागा और 1-2 मिनट बाद शेरनी 2 बार बोली। उसने अब गांव छोड़ दिया था और भले ही चाहे उसका कटड़े पर दोबारा भोजन करने का कोई ख्याल न हो, इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वह उस पथ पर आएगी ही, जिसे वह पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 2-2 बार उपयोग में ला रही थी। घोड़े पर अंगुली रखे और आंखों को पथ पर गड़ाए हुए चांदनी की जगह दिवा प्रकाश आ जाने तक घंटे दर घंटे मैं वहीं बैठा रहा और जब
सूरज निकले 1 घंटा हो गया तो मेरे आदमी वहां वापस आए। बड़ी समझबूझ करके वे अपने साथ सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आए थे और एक चकित कर देने वाले थोड़े समय के बाद ही मैं चाय का गर्मा गर्म प्याला पीने बैठ चुका था। शेरनी हमारे निकट की झाड़ियों में मंडराती रही होगी अथवा यहाँ से मीलों दूर चली गई होगी, क्योंकि 10 बजे रात में उसके बोलने के बाद पूरा जंगल शांत बना रहा था। जब मैं पड़ाव में वापस पहुंचा तो मैंने बहुत सारे आदमियों को अपने तंबू के पास बैठे पाया। उनमें से कुछ लोग यह पूछने आए थे कि पिछली रात मेरा भाग्य कैसा रहा, और दूसरे यह बताने आए थे कि आधी रात से सूर्योदय के कुछ पहले तक शेरनी पहाड़ की तली में बोलती रही थी। और सभी मजदूर जो जंगल काटने और नई निर्यात सड़क बनाने में लगे हुए थे इतने अधिक डर गए थे कि वे काम पर ही नहीं गए। शेरनी के बारे में अपने आदमियों से मैं पहले ही सुन चुका था, जिन्होंने सूचित किया था कि उन लोगों सहित जो चूका के चतुर्दिक पड़ाव डाले हुए हैं सभी सारी रात बड़ी बड़ी आग जलाए बैठे रहते थे। जो लोग मेरे तंबू के सामने इकट्ठा हो गए थे उनमें थाक का प्रधान भी था, और जब दूसरे सभी लोग चले गए तो मैंने उससे अपने महीने की 12वीं तारीख को थाक में मारे गए आदमी के बारे में प्रश्न किया, जब वह स्वयं नरभक्षी का शिकार बनते बनते बाल बाल बच गया था। एक बार फिर प्रधान ने मुझे बड़े विस्तार से बताया कि कैसे वह अपने साथ अपनी पोती को लेकर खेतों में अदरक खोदने के लिए गया था, और किस तरह अपनी पत्नी के पुकारने पर बच्ची का हाथ पकड़ वह वापस घर में दौड़ आया था, जहां उसकी पत्नी ने अपने कान खुले न रखने और इस प्रकार अपनी और बच्ची की जान खतरे में डाल देने के लिए उसे 1-2 बातें कही थी, और कैसे इसके 1-2 मिनट बाद ही उसके घर से ऊपर एक खेत में खड़े पेड़ से पत्तियां काट रहे एक आदमी को शेरनी ने मार डाला था। कहानी का यह सारा भाग मैं पहले भी सुन चुका था, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने वास्तव में उस आदमी को शेरनी द्वारा मारे जाते देखा था, उसका उत्तर था नहीं, और इतना और बताया कि जहां वह खड़ा हुआ था वहां से वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि आदमी मारा गया था, तो उसने कहा क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कुछ और प्रश्नों के उत्तर में उसने बताया कि उस आदमी ने मदद के लिए नहीं पुकारा था, बस वह सिर्फ चिल्लाया था, और जब पूछा क्या वह एक बार चिल्लाया था तो उसने कहा नहीं, 3 बार। और उसके बाद मेरी प्रार्थना पर उसने उस आदमी के चिल्लाने की नकल करके बताई। यह है उन्हीं चीखों का अनुकरण, परंतु कुछ बहुत ही संशोधित अनुकरण था जिन्हें मैंने पिछली रात सुना था। तब मैंने उसे वह बताया जो मैंने सुना था, और उससे पूछा कि क्या दैववश किसी आदमी का गांव से चले जाना संभव था, तो उसका उत्तर इसका जोरदार निषेध था। थाक आने के लिए 2 ही मार्ग थे, और इन रास्तों पर होकर जाने वाला गांव का प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा जानता था कि थाक उजाड़ पड़ा है, और यह भी कि उसके ऐसा हो जाने का कारण क्या है। पूरे जिले में यह बात ज्ञात थी कि दिन के उजाले में भी थाक के निकट जाना खतरनाक है, इसलिए यह एकदम असंभव है कि पिछली रात 8 बजे कोई आदमी गांव में गया होगा। जब उससे पूछा गया कि गांव में आने वाली, जिसमें उसके अनुसार कोई आदमी नहीं हो सकता था, इन चीखों का क्या वह कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, तो उसका उत्तर था मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्रधान से ज्यादा अच्छा कुछ कोई और बता नहीं सकता था। इसलिए यह मान लेना ही सर्वोत्तम रहेगा कि न तो काकड़ ने, न ही सांबर ने, और न मैंने ही उन बहुत ही वास्तविक चीखों, मरणांतक पीड़ा में पड़े हुए आदमी की चीखों को सुना था। जब मेरे सभी प्रधान सहित अभ्यागत जा चुके और मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे नौकर ने आकर सूचना दी कि सेम का प्रधान कश्याम पड़ाव में आया था,
और यह कहकर गया है कि उसकी पत्नी ने उस मकान के पास जहां उसकी मां मारी गई थी एक रक्त रेखा देखी थी और सवेरे वह लद्दा नदी पर बने उतार के निकट मेरी प्रतीक्षा में रहेगा। अतः नाश्ता करने के बाद मैं उस रक्त रेखा की जांच करने चल दिया। जब मैं नदी पार कर ही रहा था तो मैंने 4 आदमियों को जल्दी जल्दी अपनी तरफ आते देखा और जैसे ही मैं शुष्क जमीन पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वे सेम से ऊपरी वाली पहाड़ियों से उतरकर नीचे आ रहे थे तो उन्होंने चूका और थाक के बीच घाटी के पार पहाड़ पर शेर को बोलते हुए सुना था। पानी के कोलाहल के कारण मैं उसकी पुकार नहीं सुन पाया था। मैंने उन लोगों को बताया कि मैं सेम जा रहा हूं और जल्दी ही चूका लौट आऊंगा और उन्हें छोड़कर चल दिया। प्रधान अपने घर के निकट मेरी प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी पत्नी मुझे उस जगह लेकर गई जहां उसने पिछले दिन रक्त की रेखा देखी थी। रक्त रेखा ने कुछ दूरी तक खेत के किनारे किनारे जाने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानों को पार किया, जिसमें एक पर मुझे काकड़ के बाल मिले। थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक बड़े नर तेंदुए के पगचिन्ह मिले और मैं उन्हें देख ही रहा था कि मुझे शेर की आवाज सुनाई पड़ी। अपने साथियों को बैठ जाने और चुपचाप बना रहने के लिए कहकर मैंने शेर की जगह का पता लगाने के लिए उसे ध्यान देकर सुना। तब मुझे फिर वही पुकार सुनाई पड़ी और उसके पश्चात थोड़े थोड़े अंतराल पर वह 2 मिनट तक दोहराई जाती रही। यह शेरनी थी जो बोल रही थी और मैंने उसका स्थान थाक से 500 गज नीचे और उस गहरे गड्ढे में होना अनुमानित किया जो आम्र वृक्ष के नीचे वाले झरने से शुरू होकर पथ के समानांतर चलता है और कुमाय चक के साथ हुए संगम पर उसे काटता है। प्रधान को यह कहकर कि तेंदुए को गोली खाकर मारने के लिए किसी अन्य सुविधाजनक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मैं उतनी तीव्रता से जितना संभव हो सकता था पड़ाव की तरफ चला और अपने साथ उतार पर मिले उन 4 आदमियों को भी ले गया जो मेरे साथ चूका जाने के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। पड़ाव पर पहुंचकर मुझे अपने तंबू के चारों तरफ जमा हुई लोगों की भीड़ मिली, जिनमें से अधिकांश दिल्ली से आए हुए चिरांदू थे, परंतु उनमें छोटे ठेकेदार, एजेंट, क्लर्क और पैसा लगाने वालों के टोली सरदार भी थे, जिन्होंने लद्दा घाटी में लकड़ी काटने और सड़क बनाने के ठेके ले रखे थे। ये लोग मेरे चूका में ठहरने के सिलसिले में मिलने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि लक्कड़ ले जाने वाले और सड़क बनाने वाले पर काम करने वाले बहुत सारे पहाड़ी लोग उसी सवेरे अपने घर चले गए थे और यदि मैं 1 दिसंबर को चूका से गया जैसा कि उन्होंने सुना था कि मैं करने वाला हूँ तो पूरा श्रमिक बल भी, जिसमें वे भी शामिल हैं, उसी दिन चल देगा, क्योंकि पहले वे इतने अधिक डरे हुए हैं कि वे खा या सो भी नहीं पाते और मेरे चले जाने के बाद कोई भी यहाँ घाटी में रुके रहने का साहस नहीं करेगा। उस समय 29 नवंबर का सवेरा था और मैंने उन लोगों को बताया कि अभी मेरे पास 2 दिन और 2 रातें हैं और इतने समय में बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है, परंतु किसी भी हालात में मेरे लिए अपनी ठहरे रहने की अवधि को 1 तारीख से आगे बढ़ाना संभव नहीं है। शेरनी ने अब बोलना बंद कर दिया था और जब मेरे नौकर ने मेरे सामने खाने के लिए कुछ रख दिया तो मैं यह इरादा करके थाक के लिए चल पड़ा कि यदि शेरनी फिर बोली और मैं उसके स्थान का पता लगा पाया तो उसका पीछा करने का प्रयास करूंगा और यदि वह फिर से नहीं बोली तो कटड़े पर बैठूंगा। पथ पर मुझे उसके गमन मार्ग मिले और मैंने वह जगह भी देखी जहां से वह खड्ड में घुसी थी और हालांकि थाक जाते हुए रास्ते में बार बार रुक और सुनने का प्रयत्न किया, परंतु वह फिर बोलती हुई सुनाई नहीं दी। इसलिए दिन छिपने से कुछ समय पहले मैंने कुछ बिस्किट खाए और चाय की बोतल
जो मैं साथ लेकर आया था, ली और बादाम के वृक्ष पर चढ़ गया और रस्सियों के कुछ टुकड़ों पर बनाए हुए अपने आसन पर बैठ गया, जो मेरे लिए मचान का काम देने वाला था। इस अवसर पर मैनाएं नहीं थी, इसलिए मैं 1 या 2 घंटे की नींद भी नहीं ले पाया, जो पिछली रात इन चिड़ियाओं ने मेरे लिए लेनी संभव बना दी थी। यदि कोई शेर पहली रात मारे हुए शिकार पर नहीं लौटता तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने अपना मारा शिकार छोड़ दिया है। मैंने कभी कभी देखा है कि शेर उस पर 10वीं रात को लौटा। उसने वह खाया जिसे अब मांस कहा ही नहीं जा सकता था। किंतु इस मौके पर मैं किसी मारे गए शिकार पर नहीं, परंतु ऐसे जानवर पर बैठ रहा था जिसे शेरनी ने मारा हुआ पाया था और जिससे उसने थोड़ा सा भोजन भी किया था। और यदि वह नरभक्ष न होती तो मैंने दूसरी रात उसके वहां लौटने के मौके की बात इस लायक सोची भी न होती कि उसके लिए वृक्ष पर चढ़कर पूरी रात खर्च करने का औचित्य बताया जा सके, जबकि पहली रात उसने मेरे कटड़े पर लौटने में पर्याप्त रुचि तक नहीं दिखाई थी। इसलिए उसे गोली मार पाने की बहुत ही कम उम्मीद लिए हुए मैं सूर्यास्त से सूर्योदय तक बैठा रहा। और हालांकि जो समय मैंने उसमें लगाया था वह पिछली रात लगाए हुए समय जितना भी नहीं था, परंतु मेरी बेआरामी उससे कहीं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जिन रस्सियों पर मैं बैठा हुआ था वे शरीर को काटे जा रही थी और ठंडी हवा ने जो चंद्रोदय के कुछ देर बाद चलनी शुरू हो गई थी और सारी रात चलती रही थी, मुझे हड्डियों तक ठंडा बना दिया था। इस दूसरी रात में मुझे न तो जंगल की न कोई दूसरी आवाज़ ही सुनाई पड़ी और न कोई सांभर और उसका बच्चा ही खेतों पर चरने आया। जब चांदनी के बाद दिन का प्रकाश आ रहा था तो मुझे लगा कि दूर शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी है, परंतु मैं न तो आवाज़ और न उसकी दिशा के बारे में ही निश्चित हो पाया। जब मैं अपने पड़ाव पर वापस पहुंचा तो मेरा नौकर मेरे लिए एक प्याला चाय और गर्म स्नान तैयार किए बैठा था, परंतु स्नान में लगने से पूर्व मेरा 40 पौंड वाला तंबू नहाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। मुझे लोगों की उत्तेजित भीड़ से छुटकारा पाना था जो पिछली रात के अपने अपने अनुभव मुझे सुनाने के लिए चिल्लपो मचाए हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रोदय के कुछ देर बाद ही शेरनी ने चूका के पास बोलना शुरू कर दिया था और 2-1 घंटे तक अंतराल दे देकर बोलते रहने के उपरांत हुमाया चक के श्रमिक पड़ाव की दिशा में चली गई थी। इन पड़ाव में रहने वाले लोगों ने उसे आते सुनकर उसे दूर भगाने के प्रयत्न में चिल्लाना शुरू कर दिया था, परंतु उस पर कुछ प्रभाव पड़ना तो दूर रहा, इस चिल्लाने ने और अधिक क्रुद्ध बना दिया था और पड़ाव के सामने आकर वह तब तक अपना क्रोध प्रदर्शित करती रही जब तक कि उसके डराने धमकाने से डरकर वे चुप नहीं हो गए। यह कार्य संपन्न करने के बाद बाकी रात उसने श्रमिक पड़ाव और चूका के बीच सभी को चुनौती देते हुए बिताई कि कोई उस पर चिल्लाने की हिम्मत तो करके देखे। सवेरे के आसपास वह थाक की दिशा में चली गई और मेरे सूचना देने वाले यह जानकर बहुत चकित और निराश हुए कि मैं उससे संपर्क ही नहीं कर पाया।